हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, तो चलिए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारी कोशिका में जो डीएनए होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में ये जो डीएनए होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? सर, एक जेनेटिक सब्सटेंस यानी आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? वो पदार्थ जिनकी वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं। चलिए, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बेसिकली डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। सर, बहुलक किसको बोलते हैं? जो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे मोतियों की माला बहुत सारे मोती से मिलकर बनी हुई है, तो इसको पूरे को मैं एक बहुलक बोल दूंगा, और इस मोती को मैं क्या बोल दूंगा? एक मोनोमर यानी एक लक। तो अगर डीएनए एक पॉलीमर है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो बहुत छोटे छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो क्या इसकी सबसे छोटी यूनिट का कोई ना कोई तो नाम होगा? अरे, डीएनए का कोई ना कोई तो मोनोमर होगा। साथ में मैं आपको बता दूं, जो आरएनए होता है ना, यानी ये तो हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? ये होता है आप लोगों का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी क्या है? एक पॉलीमर है। जैसे आप लोगों का डीएनए है ना, वैसे ही आप लोगों का आरएनए भी है। यानी चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, ये भी बहुत छोटी सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ये भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए का जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, या मैं बोलूं आरएनए का जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, ये आप लोग मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में डीएनए का ये जो मोनोमर है और आरएनए का जो मोनोमर है, दोनों की बात कर रहा हूं। डीएनए, या फिर आप लोग सिंपली बोल सकते हो न्यूक्लिक एसिड बोल दो, दोनों आ जाएंगे इसमें। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है ना, जो एक लक होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आप लोग बोलोगे न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कुछ अंतर है। सबके में फिजिक्स का कंटेंट दिख रहा है क्या दोस्तों? फिजिक्स होगी तब दिखेगा ना आकाश जी। आपको फिजिक्स रिकॉर्डेड डाल दूं क्या पूरी? कुछ बच्चे पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सर फिजिक्स नहीं दिख रहा। अरे, अभी केमिस्ट्री कराई है, बायोलॉजी चल रही है, इसके बाद फिजिक्स डाल दूं क्या? रिकॉर्डेड डाल दूं क्या? आपको बताओ, अभी डाल देता हूं मैं। बताओ, आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, दोनों में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले ये समझो, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो खुद किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर कोई दीवार है, वो बहुत सारी ईंट से मिलकर बनी हुई है, तो आप लोग बोलोगे इस वॉल की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक है, ईंट है। लेकिन ईंट भी तो किसी से मिलकर बनी होगी। हाँ, ईंट सर मिट्टी से, और उसमें पता नहीं क्या क्या डला होगा, चूना, पता नहीं क्या क्या मिलके ईंट बनी होगी। सिमिलरली आप बोल रहे हो डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी किसी से मिलकर बना हुआ है क्या? बिल्कुल। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक तो होता है पेंटोज। सर, पेंटोज क्या है? ये बेसिकली 5 कार्बन वाली एक कार्बोहाइड्रेट है। पेंटेज क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन वाली। ठीक है। इसमें होता है कुछ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त कुछ क्षार होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है। और इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। सर, फॉस्फेट ग्रुप किसको बोलते हो? इसको बोलते हो, है ना, मतलब किसी स्ट्रक्चर में आपका जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। अगर इसमें से आप लोग फॉस्फेट को हटा दे, तो ये आपका जो कहलाता है ना, ये वाला पार्ट, उसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड क्या है? अगर सर हम लोग न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटा दे, फॉस्फेट अगर हम लोग हटा दे, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसाइड आप लोग बोलोगे। क्लियर है? अब ध्यान से आप लोग देखो, मैंने आपको कल भी बताया था एक छोटी सी बात, कि डीएनए का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना,
वो कैसा होता है सर, डबल हेलिकल होता है ना, ऐसे डबल हेलिकल होता है आपका। और ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, ये किसने बताया था हमको, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, अभी हमारे को ये समझना है कि डीएनए ना बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इस छोटी यूनिट को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज जो कि एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। इसमें अगर हम लोग बात करें पेंटोज और नाइट्रोजन बेस, इसको मिला के आप लोग क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आप लोग बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना हुआ है, जहां पर न्यूक्लियोसाइड क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजन बेस आपका मिलके जो बन रहा है ना, उसे आप लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मुझे छोटी सी बात बताइए, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, अभी अभी आपने बताया क्या, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन दोस्तों डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो क्या होता है, अलग होता है। सर अलग क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है सर, एक तो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्लस कुछ बेस होता है नाइट्रोजन बेस, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोस जो न्यूक्लियो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये भी किससे मिलकर बना होता है सर, कार्बोहाइड्रेट प्लस कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्लस क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक्चुअली में डीएनए में जो ये बेस पाए जाते हैं ना, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। मैं भी आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो आप लोग प्लीज। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये कोई लड़का है सतीश कुमार मौर्य, मेरे को लगता है कमेंट में कुछ बोल रहा है, कल मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, मैं तो देख नहीं पा रहा, लेकिन बाकी बच्चे बोल पा रहे हैं, इसको यहां से ब्लॉक करता हूं, पहले मैं करके आता हूं, कल से परेशान करता है सर कुछ नहीं आता, क्या कर रहे हो, ये अभी मैं काम करता हूँ। कल से देख रहा हूं एक दो बच्चे बिल्कुल बदतमीजी पे उतर गए हैं, है ना। मतलब अगर मैं यहां पर आपको कुछ नहीं बोल रहा, बड़े प्यार से बेटा बेटा, प्यार से छोटे भाई बड़े भाई करके पढ़ रहा हूं, आप कुछ भी बोलेंगे, इसका मतलब है आपने बेवकूफ समझ रखा है यहां पर। सर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही, तो दिक्कत आएगी क्योंकि हार्ड है, तो एक बार की जगह दो बार पढ़ो। तुमको क्या सभी मक्खन की तरह चाहिए क्या, नहीं सर मैं तो कोर्ट ले, मेरे को तो सब दिमाग में उतर जाए, मेरे को तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़े। मतलब बेवकूफों की जैसा कर रखा है आपने सब कुछ, ये तो आपके एथिक्स है। आप यहां पर जो कमेंट करते हो उससे दर्शाते हो सर हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मुझे पिताजी ने क्या लक्षण दिए, मुझे माताजी ने क्या दिए हैं, क्योंकि डीएनए यहां पर जैसे पढ़ाया गया याद आ गया उनको सब। और यार वाली हरकतें तो बताओ जो पिताजी से मिली है माताजी से मिली है, क्योंकि सर डीएनए पढ़ा रहे हैं। हरकतें याद आ गई डीएनए पढ़ाते ही, और उस और डीएनए पढ़ा रहे हो ना तो हरकतें तो बताए। तो मैंने आपको हजार बार बोल दिया, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। कोई कोई टॉपिक आपको हार्ड लगेंगे, कोई बात नहीं, उसको एक बार की जगह थोड़ा दो बार समझना है। हार्ड अभी एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, अभी हम करेंगे। फिर मत बोलना सर ये क्वेश्चन कहां से, हर एक बच्चा वो क्वेश्चन बना पाएगा जो ध्यान से सुन रहा है, ठीक है।
चलिए ध्यान से आप लोग समझो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए का जो देखो डीएनए भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, आरएनए भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, इन तीन चीजों से। सिमिलरली आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये भी किससे मिलकर बना होता है, इन तीन चीजों से। आप लोग को लगेगा फिर सर डीएनए और आरएनए में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। अंतर क्या है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त कुछ क्षार पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार जो पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं मुझे आप लोग बताएं, ध्यान से आप लोग समझो। पहले तो आप लोग ध्यान रखना, टोटल 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। टोटल 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनका नाम याद रखिए, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो सर क्या इन पांचों में से पांचों के पांचों डीएनए में मिलेंगे, पांचों के पांचों आरएनए में मिलेंगे? नहीं दोस्तों, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस और आरएनए में नाइट्रोजन पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से समझो, एक ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? एक तो एक ट्रिक से याद रखो, सीआईडी देखा होगा ना, अभिजीत चोर गया, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे ये 3 आपके बेस ऐसे हैं, 3 4 ऐसे हैं जो डीएनए में भी मिल रहे हैं, आरएनए में भी मिल रहे हैं। कौन सा? एडिनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 3 4 ऐसे हैं, डीएनए में भी मिल रहे हैं, आरएनए में भी मिल रहे हैं। डीएनए में भी मिल रहे हैं, आरएनए में भी मिल रहे हैं, डीएनए में भी मिल रहे हैं, आरएनए में भी मिल रहे हैं। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या दोस्तों? ध्यान रखिएगा, डीएनए में एक चौथा क्षार कौन सा पाया जाता है, आप लोगों का एक ट्रिक से याद रखेंगे, डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स से आप लोग याद रखेंगे, डीएनए में जो चौथा आपका बेस पाया जाता है वो क्या होता है? थाइमिन होता है। थाइमिन जो होता है वो आपको केवल डीएनए में मिलता है। सिमिलरली दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कि आरएनए में एक बेस पाया जाता है यूरेसिल नाम का। तो डीएनए में भी 4 बेस पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 बेस पाए जाते हैं। 3 बेस कॉमन होते हैं, एक जो होते हैं वो आप लोगों के अलग अलग होते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए आ जाओ। तो अब एक छोटी सी बात आप लोग समझिएगा दोस्तों, जितने भी बेस है, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनका एक बार आप लोग स्ट्रक्चर देखो। जैसे इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब एक रिंग जैसी मिल रही है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, इसमें 2 रिंग है, इसमें 2 रिंग है। तो देखिए ये जो 2 रिंग वाले आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, इसे आप लोग बोलते हैं प्यूरिन। इसे आप लोग क्या बोलते हैं बताओ? प्यूरिन। और ये जो एक रिंग वाले जो होते हैं इसे आप लोग बोलते हैं पिरिमिडिन। इसे क्या बोलते हैं? पिरिमिडिन। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में 4 ऑप्शन आए, बोला जाए बताइए इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, तो कौन सा होगा? देखो ग्वानिन और एडेनिन तो होता है प्यूरिन, और जो आपके साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं वो होते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन आपके कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन से होते हैं? ये होते हैं। तो टोटल आपके पास में 5 बेस हो गए। इसमें जरा मुझे बताएंगे डीएनए में कौन से पाए जाते हैं और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? फिर बताता हूं, 3 तो आपके कॉमन होते हैं, अभिजीत चोर गया, अभिजीत चोर गया। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 3 बेस ऐसे हैं जो डीएनए में भी मिलेंगे, आरएनए में भी मिलेंगे। और डायरेक्ट टैक्स से याद रखेंगे, थाइमिन जो कि एक बेस है, क्षार है, वो आपको डीएनए में मिलेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से याद रखेंगे, यूरेसिल आप लोगों को कहां पर मिलेगा? आरएनए में मिलेगा। क्लियर है क्या? तो डीएनए में आपको ये 4 पाए जाते हैं, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। और आरएनए में कौन से 4 पाए जाते हैं? 3 तो कॉमन है, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। क्लियर है? सर मेटल नॉन मेटल का पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ डाल तो दिया है उसका, मेटल नॉन मेटल का। गणेश जी पीडीएफ डाल तो दिया, इस नंबर पे संपर्क कर लो अगर किसी का पीडीएफ नहीं डला है तो। 7374019437। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए
अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है या नहीं होता, डबल हेलिकल। तो इसमें जो बेस होते हैं ना, जैसे अगर मैं स्पेशली डीएनए की बात करूं, कौन कौन से बेस होते हैं सर? एडेनिन होता है ना, आपका साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, आपका थाइमिन होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो एडेनिन और थाइमिन होता है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। मतलब आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि डीएनए में कौन से बेस आपस में जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा एडेनिन और थाइमिन ये आपस में जुड़े होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन ये आपस में जुड़े होते हैं। सर कोई ट्रिक बताओ ना इसकी याद करने की। अभी बताता हूं, अभी पूरी बात सुनो। एडेनिन और थाइमिन आपस में जो जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जो जुड़े होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसको कैसे आप लोग याद रखोगे? देखो, एडेनिन और थाइमिन किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। तो अगर मैं आपको बोलूं आलू टिक्की, आपको मैं अगर ऑफर करूं कि एक आलू टिक्की खाओगे, दो आलू टिक्की खाओगे, आप बोलोगे सर जब खिलाई रहे तो दो खिला दो। तो डबल आलू टिक्की से याद रखेंगे, डबल आलू टिक्की से याद रखेंगे कि दोस्तों आलू टिक्की का मतलब हो गया एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? डबल से जुड़ते हैं। और छत्तीसगढ़ टूरिज्म से याद रखेंगे साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। सेल डिवीजन कराओगे क्या सर? रमेश जी नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि जो करा रहे हैं उसमें तो पढ़ नहीं रहे, तो नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। तो साइटोसिन और ग्वानिन आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए आ जाओ। अब प्लीज फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये इस रेड वाले को मैंने एडेनिन, रेड वाला जो है वो एडेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो वाला थाइमिन को, ब्लू वाला ग्वानिन को, और ग्रीन वाला साइटोसिन का। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, क्या रेड वाला और येलो वाला आपस में जुड़े हुए हैं क्या? कहीं पर भी देख लो, रेड वाला येलो वाला, रेड वाला येलो वाला, यानी हमेशा एडेनिन आपका किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा। सिमिलरली क्या ब्लू वाला और ग्रीन वाला जुड़ा हुआ है क्या? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, ब्लू वाला है ग्वानिन, ग्रीन वाला है साइटोसिन। तो क्या आपकी नीली लाइन और हरी लाइन देख लो, यहां पर भी जुड़ी हुई है, यहां पर भी जुड़ी हुई है, नीली और हरी आपस में दिख रही है। तो दोस्तों ग्वानिन हमेशा आपको साइटोसिन के साथ में मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब दोस्तों एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो डीएनए से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा डबल हेलिकल। तो अगर मैं बात करें इसके पूरे एक टर्न की, ठीक है, मतलब या एक हेलिक्स मान लो, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक हेलिक्स है, ये पूरा एक हेलिक्स है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है इस एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। नैनो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -9। तो 3.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर बोल दो, या 3.4 नैनोमीटर बोल दो। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं 10 से गुना करूं, 10 से भाग करूं तो क्या हो जाएगा? अगर आप लोग 10 से गुना करोगे और 10 से भाग करोगे, जैसे 10 से गुना करो, 10 से भाग लगाओ, 10 से मैंने गुना कर दिया और मैंने 10 से भाग लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर -10 भाई 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1 हो जाएगा, और 10 की पावर -9, 10 की पावर -1 बन जाएगा 10 की पावर -10, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 34 गुना 10 की घात -10 मीटर भी बोल सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। और 10 की पावर -10 मीटर को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक हेलिक्स की लंबाई आप लोग 3.4 नैनोमीटर बोल दो या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल दो। बात क्लियर है क्या? बताओ, बात क्लियर है क्या? बताओ। बिल्कुल। आप मुझे यह भी बताओ, क्या यहां पर जैसे एडेनिन जो था क्या थाइमिन से जुड़ा हुआ था क्या? क्या साइटोसिन जो होता है क्या ग्वानिन से जुड़ा होता है क्या? बताओ हाँ या ना। तो अगर जैसे ये एक पेयर हो गया बेस का, शार्क का युग्म एक ये हो गया, एक ये पेयर हो गया, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पूरे एक हेलिक्स में टोटल कितने पेयर होते हैं, कोई बता सकता है क्या आइडिया? दोस्तों पूरे एक आप लोगों के हेलिक्स में 10 पेयर होते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर यानी क्षार युग्म की मैं संख्या पूछूं आप लोगों से, क्षार युग्म की, ठीक है, अगर हम लोग संख्या की बात करी जाए, क्षार युग्म की संख्या, क्षार युग्मों की संख्या एक हेलिक्स में,
कितनी होती है? 4 युग्मों की संख्या 10 होती है। क्लियर है सर? टेक्निकल थर्ड और एलपी में क्लास ये अलग है क्या? नहीं, टेक्निक भाई जिसमें जनरल साइंस का एक ही क्लास है आप लोग का। ठीक है, आ गई बात समझ में? बात क्लियर है? चल रही है? एक बार कुछ क्वेश्चंस कर ले, पहले कुछ क्वेश्चंस कर ले। चलिए बताओ, डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? बताओ, ये हमको किसने बताया था? सर वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, न्यूक्लियस में 2 टाइप के एसिड पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए। ठीक है, आप लोगों को पता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से क्या बना होता है? सर आपने कल ही बताया था, कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम किसका बना होता है? आपका एक तो डीएनए प्लस आपका, बताओ डीएनए प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनता है, कल बताया था ना मैंने। चलिए बताओ, डीएनए की संरचना में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताऊं। देखो, डीएनए आपका बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, सही बात है क्या? एक इसको छोटे से, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्या आपको पता है न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? बिल्कुल सर, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? कमेंट करके बताएंगे। सर इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। सही बात है क्या? आप मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? सर कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। बात क्लियर है क्या? दोस्तों, फॉस्फेट में फॉस्फोरस भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है सर। और नाइट्रोजनस बेस, इसमें आपका नाइट्रोजन होता है और कार्बन, ऑक्सीजन ये भी होते हैं आप लोगों के। तो टोटल कितने प्रकार के तत्व हो गए? देखो, एक तो फॉस्फोरस हो गया, एक आपका ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। तो टोटल कितने प्रकार के तत्व पाए जाएंगे आप लोगों के डीएनए में? 5 प्रकार के तत्व। आ गया समझ में? आ गए समझ में? आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डीएनए का पूरा नाम बताए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे ये तो सारे ही एक जैसे हो गए। ये आई थिंक ए और सी एक जैसा आ गया आप लोगों का। अच्छा, ये डाईऑक्सी है? नहीं, डाईऑक्सी नहीं होता, डीऑक्सी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चले आगे। आगे बताओ, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है? मैंने अभी आपको बताया, डीएनए बेसिकली क्या है? आपका एक पॉलीमर है, बहुलक, यानी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, इसे आप लोग क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है? शुगर है, शर्करा है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए, क्या मैं सही कर दूं क्या? बताओ। आ रही है? देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बताओ, निम्न में से कौन डीएनए का नाइट्रोजनस बेस नहीं है? बताओ, डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता? बताओ जल्दी से। देखो, अभिजीत, चोर, गया, ये 3 बेस ऐसे हैं जो डीएनए में भी मिलेंगे, आरएनए में भी मिलेंगे। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। डीएनए में चौथा बेस कौन सा होता है? थायमिन होता है, मैंने बताया था ना। ठीक है, ये यूरेसिल जो होता है वो आपको डीएनए में नहीं मिलता, आरएनए में मिलता है। बताओ क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बताओ दोस्तों। चलिए बताओ, साइटोसिन अगर ग्वानिन से संबंधित है तो एडेनिन किससे होगा? आपको मैंने बताया है अभी कि सर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़े होते हैं, ये जोड़े होते हैं इनके। तो अगर साइटोसिन ग्वानिन से संबंधित है तो एडेनिन किससे है? थाइमिन से। बताओ, आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई बताओ। सर आपने अभी तो बताया है
कि ये डीएनए का जो एक हेलिक्स होता है इसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर, या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल दो, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओगे क्या, क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? हाँ सर पूछो। जैसे मान लो एक बेस पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा, नौवां ये रहा, 10वां ये रहा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं एक हेलिक्स में टोटल कितने बेस पेयर है, क्षार युग्म की संख्या कितनी है, 10। अगर मैं बोलूं कि दो बेस पेयर के बीच का गैप कितना है बताओ। टोटल देखिए ये कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 10 पेयर आ रहे हैं, तो 10 का भाग लगा दो, तो 0.34 नैनोमीटर क्या होता है, दो बेस पेयर, दो जोड़ों के बीच का जो गैप है वो कितना होता है आपका, 0.34 नैनोमीटर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक हेलिक्स में बेस पेयर की संख्या कितनी है? तो डीएनए का अगर आप लोग एक हेलिक्स लोगे उसमें टोटल कितने जोड़े होते हैं, 10 होते हैं। बताओ आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? चले आगे, आ रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं या नहीं बन रहे बताओ? तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे यार, एक बार समझना पड़ेगा। पहले ही स्टार्ट कर देते हो, पे 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 करना स्टार्ट कर देते हो आप, हैं? बताओ। चलिए आओ, तो मैंने आपको बताया हमारी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक, उसमें आपको दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए का काम क्या है सर, ये जेनेटिक सब्सटेंस यानी आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, उसके लिए डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर है? क्या क्लियर है? तो आप बोलोगे कि सर फिर हमारी कोशिका में आरएनए का क्या काम है? दोस्तों आरएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस यानी आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं उसमें आरएनए का कोई भी रोल नहीं है। तो सर आरएनए फिर करता क्या है? दोस्तों आरएनए जो होता है ना वो प्रोटीन निर्माण में इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं हमारी कोशिका का जो आरएनए होता है ना, यही बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और ये कार्य किसके द्वारा होता है, ये कार्य किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। हम बोलते हैं ना राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। वो बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन बनता कैसे है, जो हमारी कोशिका में आरएनए है ना वही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो ये कार्य राइबोसोम के द्वारा होता है। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, तो आरएनए बेसिकली क्या आरएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है क्या किसी बॉडी में? बिल्कुल दोस्तों, आरएनए भी एक जेनेटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं। किसमें? वायरस में, ठीक है। जैसे वायरस में भी तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ जेनेटिक सब्सटेंस आएंगे, आनुवंशिक पदार्थ आएंगे, या मैं बोलूं कुछ कैरेक्टर्स आएंगे। तो वायरस में वो बेसिकली क्या होता है, आरएनए होता है। कुछ कुछ वायरस में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। समझ में आ गई बात को? अब समझो मेरी बात को, आ जाओ दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं हमारी बॉडी में डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यार मुझे एक चीज बताओ, अगर फादर या मदर की बॉडी से डीएनए अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, तो भाई डीएनए से कुछ डीएनए बना होगा, फिर वो आपकी बॉडी में आया होगा ना। तो अगर मैं आपको बोलूं डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बेसिकली इसकी फोटोकॉपी बन गई, एक रिप्लिका बन गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्लिकेशन। याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा? और अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो है यानी रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, इसमें कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सॉरी, इसमें जो एंजाइम आप लोगों का इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज बोलते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलोगे पॉलीमरेज। सर अगर ऐसा क्वेश्चन एलपी में पूछा गया तो 40 में से 40 लाएंगे, ऐसा ही आएगा, टेंशन मत लो। एक बार सिलेबस हो जानते हो, मैं आपको और बढ़िया प्रैक्टिस करा दूंगा, 25 से पढ़ाई करो। एक बार केमिस्ट्री तो पूरी अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं, बायोलॉजी आपकी चल रही है, फिजिक्स भी एक बार हो जाएगा ना। आपको इतने शानदार आपके लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना यार, है? आ जाओ। चलिए, तो अब आप लोग बोलोगे कि सर डीएनए बनता कैसे है। तो दोस्तों एक चीज छोटी सी बात बताओ, और मैं बताऊं डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए। जैसे दोस्तों हमारी बॉडी में ये कोई कोशिका है,
क्या पुरानी कोशिकाओं से क्या नई कोशिका बनती है क्या? बोलो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो जरूर इसके डीएनए से कुछ डीएनए बना होगा, कुछ और इधर आया होगा, कुछ इधर आया होगा। तो डीएनए से डीएनए बनता है हमारी बॉडी में, मतलब रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। चलो आ जाओ दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, या मैं आपसे पूछूं आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समझो ये प्रक्रिया होती कहां पर है, समझो मेरी बात को। दोस्तों जब वायरस आपकी बॉडी के बाहर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। जब वो हमारी बॉडी में आता है ना तो उसका आरएनए किस में बदल जाता है, डीएनए में बदल जाता है। जब वायरस आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो डीएनए वापस किस में बदल जाएगा, आरएनए में बदल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए से डीएनए कब बनेगा, जब कोई वायरस आपकी बॉडी में आएगा, जब कोई वायरस लिखा हुआ है क्या, वायरस जब कोई शरीर में आता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी, जब बाहर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। देखो कितना सिंपल है, क्लियर है। तो बस आपको तो ये ध्यान रखना है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है ना। हाँ, और मैंने आपको बताया था ना बेसिकली आरएनए ही किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में। तो अगर आपसे बोला जाए आरएनए अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है या आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया, इसको क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन हो गया, जैसे हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देते ना, वैसे आपने आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे ट्रांसलेशन। ये याद रख लोगे क्या? चले आगे। लो भैया रमेश टाक जी कहां हो क्लास में, यस बोलो जल्दी से। लो आपका आ गया सेल डिवीजन। 25 मिनट से एक कमेंट कर रहे थे सर सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन, उसके चक्कर में सब उड़ा दिया। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन उठा के देखो, क्लास 9 का चैप्टर जो 6 है, कोशिका, गिनती की 4 लाइन लिखी हुई है कोशिका विभाजन में, परेशान हो रहे हो। और जो इतनी सारी बातें जो लिखी हुई है उस पर ध्यान नहीं दे रहे इतनी देर से। सेल डिवीजन मतलब टीचर पे तो तुमको भरोसा ही नहीं है? अभी ऑफलाइन में होते ना, एक एक को पकड़ के सामने लिया था बोर्ड पे, लो पढ़ाओ तुम ज्यादा। इतनी देर से कमेंट कर रहे थे एक ही सर सेल डिवीजन, लो अब आ गया। क्या क्या उखाड़ लिया तुमने? तो थोड़ा वेट करा करो, तब क्यों परेशान रहते हो, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करो। आपको सारी चीजें शानदार करा रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी आपको करेंगे, आपका सिलेक्शन करवाना है यार, 40 में से 40 लाना है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद तुम ही तो बोलोगे नीरज सर से पढ़े। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम बोल दोगे नीरज सर से पढ़े, तो नाम तो मेरा खराब होगा ना। तो आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रहा हूं मैं, बस आपका काम है अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर रिवाइज करना, सब मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। आ जाओ। देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का टूटना। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारी बॉडी की जब ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, ध्यान रखो। जैसे मान लो ये सेल है, ये कोशिका है, क्लियर है दोस्तों। जब पुरानी कोशिका से, आपको पढ़ा है ना कोशिका विभाजन में, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी कोशिका बन रही है वो पुरानी कोशिका से बनती है। तो जब इस कोशिका ये मैच्योर हो जाएगी, देखो हर कोशिका की अपनी एक लाइफ होती है, किसी की 10 दिन, किसी की 120 दिन, किसी की 500 दिन, ठीक है। तो जब ये मैच्योर हो जाती है ना, तो ये आप लोगों की अलग अलग कोशिका में टूट जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, ठीक है सर। अब दोस्तों ये सेल डिवीजन 2 टाइप से होता है, 2 तरीके से होता है। कोई कोई सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपको क्या पता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लो सेल यानी कोशिका, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर विभाजन के बाद में जो कोशिकाएं बनी, अगर उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 ही आ रही है ना, तो इस सेल डिवीजन को आप लोग बोलते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। और अगर कोशिका विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि आपको जो नई कोशिका मिली उसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 नहीं होके कितनी मिली आपको, जस्ट आधी हो गई, तो ऐसे कोशिका विभाजन को आप लोग बोलते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। जो मैंने बताया उसको मैं यहां पर लिखवा दूं, बिल्कुल सर लिखवाओ। देखो तो कोशिका विभाजन बेसिकली 2 प्रकार का हो गया, एक तो माइटोसिस यानी समसूत्री,
एक मियोसिस यानी अर्धसूत्री। देखिए दोस्तों, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अगर किसी कोशिका विभाजित होकर जो नई कोशिका बना रही है, अगर उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है तो इसे आप लोग बोलोगे समसूत्री विभाजन। अगर दोस्तों कोई कोशिका जब डिवाइड हो रही है, जो नई कोशिका बना रही है, अगर उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह केवल 23 है तो इसको आप लोग बोलते हैं मियोसिस। जैसे आपको पता है हमारी जो स्पर्म होती है, शुक्राणु, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था ना 23। अरे रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ाया था क्या? एग, उस कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 23। यानी वो जिस प्रोसेस से वो कोशिका बनी है, जिस सेल डिवीजन से वो सेल बनी हुई है, वो 100% कौन सा था? मियोसिस था। क्योंकि माइटोसिस होता था उसमें तो जो नई कोशिका बनती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जरूर इसमें मियोसिस प्रक्रिया से ही आपका स्पर्म कोशिका का निर्माण हुआ है। इसी प्रक्रिया से एग यानी अंडाणु कोशिका का निर्माण हुआ है। बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक छोटी सी चीज, हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिका है सभी में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, लेकिन दो कोशिका ऐसी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 नहीं 23 होती है। एक तो मेल बॉडी में जो स्पर्म पाया जाता है वो, एक फीमेल बॉडी में जो एग पाई जाती है वो। यानी अगर हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं, अगर सभी में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, मतलब ये कौन से प्रोसेस से बनी होगी? कौन से प्रोसेस से बनी होगी? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से। या अगर मैं बोलूं जब इन कोशिका का विभाजन होगा, जैसे लीवर की कोशिकाएं, जब इनमें सेल डिवीजन होगा तो इनमें भी जब नई कोशिका बनेगी उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यानी हमारी बॉडी की हर कोशिका में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? माइटोसिस यानी समसूत्री। केवल दो कोशिका ऐसी है जिसमें कैसा विभाजन होता है? मियोसिस। कौन सी है वो दो कोशिका? स्पर्म और एग। तो प्यारे दोस्तों, स्पर्म और एग, इन दो कोशिका को छोड़ के हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिका है, चाहे नाक की है, चाहे कान की है, चाहे स्किन की है, चाहे आपकी आंख की है, पेट की है, छोटी आंत की है, बड़ी आंत की, जितनी भी कोशिकाएं हैं उसे आप लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल यानी देही कोशिका। देही कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म एंड एग को छोड़कर जो कोशिका होती है उसे आप लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस यानी समसूत्री। आई बात समझ में? जबकि दोस्तों मियोसिस कहां पर मिलता है? स्पर्म एंड एग। इसे आप लोग सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, इसको जर्म सेल भी बोल सकते हैं, इसको गैमेट भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। चलिए, तो सोमेटिक सेल किसको बोलेंगे? सेक्स सेल को छोड़कर जो भी सेल्स होती है उसे आप लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं। और सेक्स सेल किसको बोलोगे? जो भी सेल हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी में स्पर्म पाया जा रहा है, इसका मतलब उसका सेक्स कौन सा है? मेल है। अगर किसी की बॉडी में एग पाया जा रहा है, इसका मतलब उसका सेक्स कौन सा है? फीमेल है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो हमारी जो नोज की स्किन, स्किन की सेल, हैंड की सेल, जो भी अंगों की कोशिकाएं सभी में माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आई बात समझ में? चले आगे, चले। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताऊं क्या? कॉमन सेंस लगा के बताओगे? दोस्तों मान लीजिए हमारे यहां पर चोट लग गई, हमारे यहां पर चोट लग गई दोस्तों, चोट लग गई तो यहां की कोशिका क्या हो गई? डैमेज हो गई। तो दोस्तों क्या पुरानी कोशिकाओं से फिर नई कोशिका बनेगी क्या धीरे धीरे? बताओ हां या ना, बताओ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर कौन सा कोशिका विभाजन हो रहा है, कॉमन सेंस लगा के बताओ। मैंने आपको क्या बताया यार? हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर भी क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, अच्छे अच्छे लोग हिल गए, पता नहीं बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया। अरे क्या आया? बच्चों वाला क्वेश्चन है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? कोशिका विभाजन होता है हमारी बॉडी में, बताओ। दोस्तों केवल समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री केवल 2 जगह होता है। क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो बच्चे हुए रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलोगे? तो दोस्तों प्लांट सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है जिसे बोलते हैं वैक्यूल। एनिमल सेल में भी होता है लेकिन एनिमल सेल में कम होता है, प्लांट सेल में ज्यादा होता है। तो ये जो स्पेस है उसके सबसे आउटर जो लेयर है उसे आप लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, आपको पता है यार। चलिए
ये मैंने आपको करा दिया है, ये भी मैंने करा दिया है, ये भी करा दिया है, ये हो ही गया, ये हो गया। तो ये आपका कोशिका वाला चैप्टर पूरा हो गया। दोस्तों एक आप लोगों का और क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको और पढ़ा दूं आप लोगों को। हाँ चलो ये क्वेश्चन मैंने लगाया इसलिए था, आपको पूरी चीज बता चुका। बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है। मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज, सब छोड़ो। देखो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है सर, थोड़ी कम डेवलप होती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, इसका साइज कम होता है, इसका साइज ज्यादा होता है, ठीक है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने क्या बताया था, इसमें जो आपके सेल वॉल मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी। सेल मेम्ब्रेन मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। क्या इसके अंदर वो लिक्विड मिलेगा क्या, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल मिलेगा। जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिलते हैं क्या, नहीं मिलता। केवल एक कोशिकांग मिलता है जिसका नाम है राइबोसोम, और उसके भी चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती, मैंने बताया था। तो क्या देखो दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है। देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, किसमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, दो झिल्ली से घिरा हुआ, गोल्जी बॉडी एंड। ये गलत दी गई ना, बात गलत दी गई ना, इसी को चुनना था, ठीक है। ये बात तो सही बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका साइज में छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें आपको डीएनए मिलेगा क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। बिल्कुल यार, एक चीज मुझे बताओ, जैसे बैक्टीरिया में ये कोशिका पाई जाती है, बैक्टीरिया के भी एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन की जो पीढ़ी होगी उसमें भी तो कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, यानी दोस्तों डीएनए इसमें भी पाए जाते हैं। ये पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखो। अब हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है ना, काफी बढ़िया स्पेस में रहता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं। लेकिन यहां पर डीएनए के लिए प्रॉपर एक स्पेस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो डीएनए जिस जगह पर रहता है ना, फिक्स स्पेस नहीं है, उस जगह को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, पहली बात। दोस्तों हमारी कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाता है। किसी में 26, किसी में 46, पता नहीं क्या क्या है ना, प्लांट में किसी में क्या। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल आपको एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं, एक अंतर और समझ लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आप लोगों का क्रोमोसोम होता है वो कितने होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है क्या, बात आई समझ में। एक चीज मैं और बताता हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो फिक्स रीजन में नहीं होता, कोई फिक्स रीजन में नहीं होता। तो उसे रियली सॉरी, मैंने न्यूक्लियोलस बोल दिया, रियली सॉरी, न्यूक्लियोइड, 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 इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। आई एम रियली सॉरी, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेल यानी कोशिका, ठीक है। हाँ अब बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊं आपको, एक चीज और समझ लो। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, सर आपने बताया क्रोमोसोम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका एक नाम और होता है, एक नाम और ध्यान रखो, क्रोमेटिन। सर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फिर अंतर क्या हुआ, देखो बेसिकली अंतर कुछ भी नहीं है। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर को बोलता है क्रोमेटिन, लेकिन जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है ना, ये क्रोमेटिन आप लोगों के जो होते हैं ना, एक वेल अरेंज, बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको डिवाइड होना है। तो जब प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं तो उसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोमोसोम, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्रोमोसोम। अगर कोशिका के अंदर, कोशिका में कुछ सेल डिवीजन नहीं हो रहा, भी चुपचाप बैठा है, तो उसके अंदर धागे है ना, ये उलझे हुए रहते हैं, क्रोमोसोम एक प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटिन। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का पूरा सेल यानी कोशिका। एक बार रिवाइज करा दूं क्या, आप बोलो तो रिवाइज करा दूं, रिवाइज करा दूं, मेरे साथ बोलोगे, बिल्कुल सर बोलेंगे। देखो मैंने आपको कोशिका के बारे में क्या बताया सर, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका मतलब अगर किसी में जीवन है, इसका मतलब उसमें कोशिका आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस भी पाया गया बाद में, यह खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी।
फिर दोस्तों जब कोशिका की खोज हुई तो देखा कि कोशिका तो हर जीव में पाई जाती है। तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो व्यक्ति ने बताया कि कोई भी जीव हो उसमें आपको कोशिका मिलेगी मिलेगी से सेल थ्योरी बोला गया। बाद में एक विर्चो नामक व्यक्ति आए, उन्होंने ये चीज और बताई कि यार एक चीज मैं और बताता हूं कि कोई भी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। तो उन्होंने सेल थ्योरी में एक पार्ट और जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि आओ हमारे पास में देखो जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे पास में और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आता गया। तो हमने फिर माइक्रोस्कोप से देखा यार कोशिका के अंदर तो और भी चीजें पाई जाती है। तो हमने फिर कोशिका का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी। तो हमने देखा कोशिका में 4 चीजें होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बताया था क्या? और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं कोशिकांग। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया, इसका काम है कोशिका को प्रोटेक्शन देना। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो केवल 3 जगह मिलेगी आपको, प्लांट में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगस में। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा है। समझ में आ गया दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था हर कोशिका में मिलेगी। इसकी नेचर होती है सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य, काफी फ्लेक्सिबल होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अमीबा अपना भोजन इसी प्रोसेस से करता है। अपनी फ्लेक्सिबल होती है, उसको घुसा लेता है उसको अपने अंदर, जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। याद है क्या? साइटोप्लाज्म में आपके एक लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। और दोस्तों न्यूक्लियस कोशिका के अंदर जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कोशिका की एनर्जी को स्टोर करना। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य आपको पता ही है। लाइसोसोम का कार्य आपको पता ही है। देखो इतना सिंपल है, फ्लो चार्ट बना के पढ़ लिया करो, है ना। लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो तो लिखा करो अपने हिसाब से कि मैंने क्या क्या पढ़ा। बाद में मैंने बताया 2 प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कम डेवलप होती है, इनमें आपको केवल सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, क्रोमोसोम आपको मिलेगा, क्रोमोसोम आपको मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलता इसमें आपको सब चीजें मिल जाएगी। प्लांट में और एनिमल में दोनों में यूकैरियोटिक पाई जाती है, लेकिन अंतर क्या है प्लांट की सेल और एनिमल सेल में? एक तो एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलती, प्लांट में मिलती है। और जो आपका प्लांट होता है ना, उसमें उनकी कोशिका में प्लास्टिड नामक एक ऑर्गेनल पाया जाता है, जो कि एनिमल की सेल में नहीं होता। बताओ क्या है? एक लड़का बोल रहा है सर मेटाफेज क्या होता है? दोस्तों इस सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं। दोस्तों ये आपके आते हैं 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी में। सर एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। रेलवे में कुछ एक बार आ गया था गलती से, तो आप नहीं पढ़ सकते दोस्तों, बहुत डिटेल, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। हमको 10 तक का लेके चलना है, हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, निश्चिंत मत रहो दोस्तों। कई बार 10 साल में 15 साल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में आप लोग पूरा वो नहीं पढ़ सकते। मतलब आप मैं पढ़ा दूंगा सेल डिवीजन, 5 क्लास एक्स्ट्रा लगेगी। देखो मेटाफेज, टेनोफेज, वो सब समझने में, समझ रहे हो? तुम निश्चिंत रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा टिश्यू यानी उत्तक। मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। सैटरडे संडे आपके रिवीजन के लिए होता है। सैटरडे संडे वेस्ट मत करो, प्रॉपर रिवाइज करो, वरना देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब व्यक्ति हर कोई भूलता है यार। आप कोशिका का आपका याद नहीं होगा, कोशिका भूल गए आप। अभी तो बायोलॉजी में कितने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, तो बायोलॉजी आपका नेक्स्ट वीक तक हो सकता है दोस्तों पूरी हो जाए। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लो, जल्दी होने वाली है आपकी बायोलॉजी, ध्यान रखना। देखो टिश्यू हो जाएगा आपका 2 क्लास में, फिर मतलब 1-1.5 वीक में आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इनमें। चलिए सर आरएनए कहां मिलते हैं मैंने बताया, तो सर ये कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, यहीं पर आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा। आरएनए आप लोगों का फिर न्यूक्लियस से बाहर भी आ जाता है, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, बाहर आ जाता है, राइबोसोम के पास में आ जाता है, फिर राइबोसोम इस आरएनए को प्रोटीन में बदल देता है। क्लियर है क्या? चलिए शाम तक इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो टेस्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।